हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है जिससे कि ए केवल दक्षतापूर्ण कार्य कर सके, बी केवल मानसिक रूप से सतर्क रह सके, सी केवल समाज में सक्रियता के साथ सम्मिलित रह सके और डी उपयुक्त सभी। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, और आप भी अपना आंसर जरूर मैच करते जाएं। और वीडियो के लास्ट में जरूर देखना स्टूडेंट्स कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी उपयुक्त सभी। यानी जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है जिससे कि जो व्यक्ति है वो दक्षतापूर्ण कार्य कर सके, मानसिक रूप से सतर्क रह सके और समाज में सक्रियता के साथ सम्मिलित रह सके। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो जरूरी हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है कि कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं और कोशिकाओं में बड़े अंतर कोशिकीय स्थान संलग्न होते हैं। कोशिकाएं जीवित हैं और वे भोजन संग्रहित करती हैं। उपर्युक्त उल्लेखित लक्षण किस पर लागू होते हैं? तो यहाँ पर जो लक्षण अभी हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ये लक्षण किससे संबंधित हैं? ए द्रणोतक से, बी विभाज्योतकी कोशिकाओं से, सी श्लेषोतक से या डी मृदुतक से। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी मृदुतक। तो ये जो लक्षण अभी हमने पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे लक्षण रिलेटेड हैं मृदुतक से स्टूडेंट्स। अब ये जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं ये स्टूडेंट्स, ये पादपों में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स ये, और जिनके मध्य बड़े बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, स्थान पाए जाते हैं इनके कोशिकाओं के मध्य में। साथ ही साथ ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती हैं स्टूडेंट्स, ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती हैं। और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के साथ साथ ये भोजन का संग्रहण भी करती हैं, जो भोजन होता है उसका संग्रहण भी करती हैं, ठीक है, उसको स्टोरेज करने का भी कार्य करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्हें अगर देखा जाए तो पादप शरीर होता है उस पादप शरीर की आधारभूत कोशिकाएं माना जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें, इनको किसी भी पादप शरीर की आधारभूत कोशिकाएं माना जाता है स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान में रखें आप। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में होता है। तो दीमक की आंत में क्या होता है जिससे कि वो सेल्यूलोज को पचा लेता है? ए जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस और डी कवक। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए जीवाणु। यानी सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में स्टूडेंट्स पाया जाता है बैक्टीरिया, जीवाणु, जो क्या करता है, जो सेलुलोज का पाचन में सहायक होता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 कि चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। ए शंकु जिसे कोन्स कहा जाता है, बी शलाका जिसे रॉड्स कहा जाता है, सी पारी तारिका जिसे आइरिस कहा जाता है और डी पुतली जिसे प्यूपिल बोला जाता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए शंकु जिसे कोन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाश चुग्राही कोशिकाएं जो हैं वो शंकु होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जिनके द्वारा क्या होता है, दिन के समय वस्तुओं को देखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
पांचवा क्वेश्चन है कि जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है। ए जैव मंडल, बी समुदाय, सी प्रजातियां और डी जीव समुदाय। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें और अब हम इसका आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है सी प्रजातियां, यानी कि जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है वो स्टूडेंट्स कहलाता है प्रजातियां। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उल्लेखित रोगों में से किस एक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। यानी इन चारों जो रोग बताए जा रहे हैं ऑप्शंस में, इनमें से एक रोग ऐसा है जो टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। तो ऑप्शंस में ए ऑप्शन में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स मधुमेह जिसे डायबिटीज बोला जाता है, बी यकृत शोथ जिसे हेपेटाइटिस बोला जाता है, सी कैंसर और डी एड्स। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब हम इसका आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी यकृत शोथ जिसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वो रोग है या ऐसा रोग है जिसे क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है हेपेटाइटिस को। बाकी के जो अन्य रोग हैं जैसे कि डायबिटीज है या कैंसर कह सकते हैं हम, एड्स भी बोल सकते हैं, इनको टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन है कि न्यूनतम या बिना रसायनों के प्रयोग की कृषि खेती प्रणाली का उपयोग, खाद के अधिकतम निवेश, खेत अवशेष और जैव कारक का उपयोग कहलाता है। तो इन चार ऑप्शन में हमें देखना है कि ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं ये किससे रिलेटेड हैं। ए जैव उर्वरक कृषि से रिलेटेड हैं, बी जैविक कृषि से रिलेटेड हैं, सी आनुवांशिक हेरफेर से रिलेटेड हैं या डी जैव रासायनिक कृषि से रिलेटेड हैं। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी जैविक कृषि। तो जो ये लक्षण बताए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे लक्षण जो रिलेटेड हैं वो जैविक कृषि से रिलेटेड हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। तो हमें उस फाइलम को सिलेक्ट करना है जो जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन पशुओं में, उस कैटेगरी या उस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो पशु होते हैं उनमें जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। तो ए मोलस्का, बी प्लेटीहेल्मिन्थीज, सी सीलेंट्रेटा और डी इकाइनोडर्मेटा। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी इकाइनोडर्मेटा। यानी इकाइनोडर्मेटा वह फाइलम है जिसमें आने वाले जो पशु होते हैं उन पशुओं में स्टूडेंट्स जल संवहनी तंत्र पाया जाता है या होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन का उदाहरण है। ए संरचना अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी द्वि अपघटन अभिक्रिया। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। क्या है इसका सही आंसर? अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी अपघटन अभिक्रिया, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन जो है वो स्टूडेंट्स अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 हमारा कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी है। तो इन चारों में से हमें देखना है कि कौन सी वो बीमारी है जो प्रदूषित हवा में सांस लेने से होती है। तो ए चेचक, बी पीलिया, सी दमा और डी हैजा। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स सी दमा, यानी कि जो दमा रोग है ये प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी है और वो बीमारी होती है स्टूडेंट्स दमा। बाकी के जो अन्य रोग हैं वो प्रदूषित हवा से न होने वाले रोगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि चेचक है, पीलिया है, हैजा है। ये प्रदूषित हवा में सांस लेने वाली बीमारियों की कैटेगरी में नहीं आती हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जो दमा है जिसे अस्थमा भी बोला जाता है एक तरीके से, ये प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी के अंतर्गत आती है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
11 क्वेश्चन है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की ओर निर्देशित होता है, यानी किस दिशा की ओर वो निर्देशित होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें देखना है। ए दक्षिण, बी पूर्व, सी उत्तर और डी पश्चिम। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। अब हम इसका आंसर देखने वाले, इसका सही आंसर है सी उत्तर, यानी जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो स्टूडेंट्स उत्तर दिशा की ओर निर्देशित होता है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन पहचानिए। अब हमें ये देखना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ए उपकला ऊतक फुफ्फुस कूपिका के अस्तर में उपस्थित होते हैं। बी उपकला ऊतक में अत्यधिक अंतराकोशिकीय जगह होती है। सी उपकला ऊतक की परत पारगम्य होती है। डी उपकला ऊतक पशु के शरीर में रक्षी ऊतक होता है। तो यहाँ चार हमें यहाँ पर कथन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो इनमें से हमें देखना है कि स्टूडेंट्स कौन सा कथन जो है वो गलत कहा गया है उपकला ऊतक के विषय में। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी उपकला ऊतक में अत्यधिक अंतराकोशिकीय जगह होती है। ये जो कथन बोला जा रहा है उपकला ऊतक के विषय में वो स्टूडेंट्स क्या है, गलत है। बाकी के जो तीन जो कथन बोले जा रहे हैं उपकला ऊतक के विषय में वो सही है। जैसे कि ए ऑप्शन में बताया जा रहा है उपकला ऊतक फुफ्फुस कूपिका के स्तर में उपस्थित होते हैं और उपकला ऊतक की परत पारगम्य होती है। उपकला ऊतक जो है पशु के शरीर में रक्षी ऊतक होता है। तो ये तीन कथन सत्य बोले जा रहे हैं, सत्य हैं। जबकि जो दूसरे नंबर का जो कथन बोला जा रहा है कि उपकला ऊतक में अत्यधिक अंतराकोशिकीय जगह होती है, ये स्टूडेंट्स ये कथन गलत है। स्टूडेंट्स देखा जाए तो जो उपकला ऊतक होती हैं, उपकला ऊतक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो उपकला ऊतक होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं परस्पर सटी हुई होती हैं, ठीक है, जिसके कारण इनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतराकोशिकीय अवकाश या स्थान नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। अंतराकोशिकीय जो अवकाश होता है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। ये जो ऊतक होता है ये शरीर के सभी जो अंग होते हैं, सभी जो अंगों की बात करें, अंगों के अंदर की बात करें अगर हम, या और अंगों के बाहर की अगर हम बाहर की बात करें, तो अंदर और बाहर का जो अस्तर होता है या जो आवरण होता है उसे बनाने का क्या करता है, ये कार्य करता है स्टूडेंट्स उपकला ऊतक। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 हमारा कि जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित हो रही होती है तो तार से होकर गति करने वाले कण होते हैं। तो उस तार से गति करने वाले कण क्या होते हैं वो हमें देखना है इन चार ऑप्शन में। ए प्रोटॉन होते हैं, बी अणु होते हैं, सी आयन होते हैं और डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें और अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब विद्युत धारा किसी तार से प्रभावित होती है तो तार से होकर गति करने वाले जो कण होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की अगर खोज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसकी खोज का श्रेय जाता है सर जे थॉमसन को। इस चीज़ को ध्यान में रखें, इलेक्ट्रॉन की जो खोज का श्रेय जाता है सर जे थॉमसन को, इसकी खोज का श्रेय जाता है, ठीक है। अब थोड़ा और हम इसके बारे में जान लेते हैं विद्युत धारा के बारे में कि जब विद्युत धारा किसी तार से होकर प्रवाहित होती है तो उसके अंदर गति करने वाले जो कण होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर जो कण गति कर रहे होते हैं उस विद्युत धारा में, तो जब विद्युत धारा किसी तार में से प्रवाहित होती है तो उसके अंदर गति करने वाले जो कण होते हैं उन कणों को स्टूडेंट्स बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और वास्तव में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्टूडेंट्स बोला जाता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्टूडेंट्स बोला जाता है विद्युत धारा बोला जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है स्टूडेंट्स एम्पियर। और किसी भी परिपथ की जो विद्युत धारा होती है उस विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र को बोला जाता है स्टूडेंट्स अमीटर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे हम जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी
अपवर्तित प्रतिबिंब, और डी ऑप्शन में बताया जा रहा है प्रतिलोमित प्रतिबिंब। तो उस प्रतिबिंब को क्या कहा जाएगा, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है ए, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है स्टूडेंट जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जितने भी जो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जितने भी जो प्रतिबिंब होते हैं स्टूडेंट्स, वो सदैव कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, आभासी होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और आभासी प्रतिबिंब को हम क्या नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस वीडियो का। 15 क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है। ए, घोषतंत्री, बी, फेफड़े, सी, ग्रसनी, और डी, श्वास नली। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए, घोषतंत्री, जिसे वोकल कोर्ड्स भी कहा जाता है। तो किसी भी पुरुष, महिला या बच्चों की आवाज़ों में अंतर करने के लिए जो वोकल कोर्ड्स होते हैं वो स्टूडेंट्स जिम्मेदार होता है, जिसे घोषतंत्री भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।